हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। दोस्तों, ये पीजीटी इकोनॉमिक्स, डीएसएसबी और केवीएस एनवीएस जितने भी टीजीटी या पीजीटी इकोनॉमिक्स तैयारी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेशन है जो मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए भी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड आते रहते हैं। चलते हैं इसको क्वेश्चन करते हुए। मैं ऑलरेडी 50 क्वेश्चन तक इसको अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देखना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 51 जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कह रहा है आय की समानता असमानता दूर करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो इनकम है, जो डिस इक्वालिटी है, यानी कि जो जिसमें समानता नहीं है, ठीक है, वो हमें उसको दूर करने के लिए ऐसा कौन सा सेक्टर हम लगाएं जो ये मतलब बराबर हो जाए लोगों। ठीक है, तो उसकी अहम भूमिका निभाता है। तो उसको जो अहम भूमिका निभाता है, बड़े उद्योग नहीं, निजी उद्योग नहीं, निजी यानी प्राइवेट सेक्टर अपने लाभ के लिए सोचते हैं, बड़े उद्योग भी अपने लिए सोचते हैं, मध्य उद्योग भी। लेकिन लघु उद्योग क्या होते हैं, जो लोगों को मतलब अपने लिए भी सोच रहे हैं और कुटीर उद्योग के लिए भी सोचते हैं। ऐसे उद्योग जो होते हैं जो असमानता को दूर करने में हमारे लिए मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अधिकतर जो लघु उद्योग होते हैं जो सेंट्रलाइज होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या गुजरात में, ये हमारा लघु उद्योग बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। और उसके बढ़ने से क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो लोग वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करते हैं। और पलायन करने से क्या होता है कि उनकी जो आने वाली जो समस्या है वो दूर होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, 4। 52 में हम चलते हैं अपने। पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कीमत कौन से निश्चित करता है। कौन निश्चित करता है हमारा, प्रतिनिधि फर्म, उद्योग, संतुलन फर्म या सरकार। डायरेक्ट सी बात है, उद्योग हमारा डिसाइड करती है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि वहाँ हमें पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस सेम रहता है, क्वांटिटी में भी, लेवल में, क्वालिटी में भी, और वजन वेट में, क्योंकि गुड्स ये होता है एक जैसी बिकती है। ठीक है, लेकिन आगे भी प्रेजेंट टाइम में देख पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहीं है नहीं। जो लगभग अभी ओलिगोपोली इस समय बहुत तेज़ी से हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, साम्य फर्म मतलब होता है संतुलन। फर्म की अवधारणा किसने दी है। तो संतुलन की अवधारणा ये तो कहीं क्यों नहीं दी है, ये तो पहले ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पीगू है उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसने यही दिया है कि जो क्या बोलते हैं, फर्म जो है वो संतुलन में ही रहती है। उसके बाद उन्होंने मार्शल ने उनका आगे भी और विस्तार से बताया उसको। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ध्यान होगा। ऐसे ही अब हम 54 क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है 54, तो हमारा जो 54 क्वेश्चन है, कह रहा है राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन्होंने नहीं बोला है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करें। ठीक है, लास्ट में अभी कहीं नहीं आ जाता और आप हाँ वाले ऑप्शन में टिक करके आ जाते हैं, और फिर बाद में आगे जब आप चेक करते हैं तो आप कहते हैं मेरा गलत हो गया। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करें। ठीक है, कह रहा राजकोष यानी इसमें कह रहा राजकोषीय के संबंध में कौन सा कथन यानी कि जो स्टेटमेंट है कौन सा सही नहीं है, ये तुम्हें बताना। कह रहा राजकोषीय नीति से कर नीति और व्यय नीति को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। या सेकंड ऑप्शन दे रखा है, राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण और ऋण प्रबंधन से होता है। राजकोषीय नीति यानी कि पहला ऑप्शन तो ठीक ही है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक ही है। और राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है, बिल्कुल भी ये ठीक है। अब क्या राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है, यानी फिक्स नहीं रखती, ये तो गलत है। यानी कि ये इसका ऑप्शन होगा 4। ये तो हमारे राजकोषीय नीति यानी पॉलिसी यानी फिजिकल पॉलिसी में तो आते हैं तीनों, चौथा नहीं आता, ये क्योंकि नहीं पूछ रहे हैं ना। ठीक है, तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, 4। अब क्या कह रहा है, भारत की केंद्रीय सरकार को भारत की केंद्रीय सरकार को यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम किस साधन से प्राप्त नहीं होता। अब देखो नहीं आ गया, तो इस चीज जो है ना, व्यापार कर से होता है, या सीमा शुल्क से होता है, या उत्पादन शुल्क से होता है, या इनकम टैक्स से होता है। तो किससे नहीं होता, ट्रेड टैक्स से नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को।
कह रहा है निम्नलिखित में से, बल्कि ये तीनों चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब रिसीव होता है, किस ये तीनों इनकम है इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन ये नहीं है। अब हमारा क्या है 56 जो क्वेश्चन नंबर है, क्या है निम्नलिखित में से किस भुगतान संतुलन के दृश्य मदों में सम्मिलित किया जा सकता है। दृश्य मतलब टेंजिबल जो गुड्स है। कह रहा जहाज रानी सेवाओं से आए, यानी कि जो जो सी एयरपोर्ट मतलब जो पानी के जहाज होते हैं वहाँ पर जो सर्विस होती है उससे जो इनकम होती है, या वस्तुओं के निर्यात से है, यानी एक वस्तुओं को यहाँ से भेजने के लिए, या बीमा सेवाओं के लिए भुगतान करने से है, या विदेश से निजी संप्रेषण, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन प्राइवेट, ये हमें देखना है। ठीक है, निजी थोड़ा दोस्तों गलत लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स हैं इसलिए कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इंसान मैं भी हूँ आप सब भी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल भी क्या होगा दोस्तों सेकंड, क्योंकि वस्तुओं के निर्यात जितना होगा उतना इनकम हमें रिसीव होगी, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम रहेगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और वो दिखेगी भी हमें जब हमारी वस्तुएं यहाँ से जाएंगी। कह रहा है 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निजी देश की व्यापार शर्तों को प्रभावित नहीं करता। अब इसमें देखो नहीं करता आ गया, देख सकते हैं ना, ये नहीं करता। अब हम यानी कि ऐसा कौन सा हमारे देश में ऐसा व्यापार है जो शर्तों यानी जो टर्म कंडीशन होती है वो प्रभावित नहीं करता, प्रशुल्क को या मूल्यन को या अधिमूल्यन को या स्थिर विनिमय दर को। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों स्थिर विनिमय दर रहेगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं मौद्रिक अधिकारी द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा डिसाइड करते हैं, जिसमें कोई लॉ और कानून बना होता है तो ये फिक्स जो होता है ये तो फिक्स होता ही है, लेकिन आरबीआई के द्वारा कभी कभी ये चेंज में आ जाता है, जहाँ शेप करता है आरबीआई करेंसी और मार्केट में लेकर के। ठीक है, वो क्या करता है कि सेलिंग यानी कि जो करेंसी होती है, करेंसी यानी कि अपनी ज़रूरत के अनुसार करेंसी में सेलिंग और बाय दोनों कर सकता है, या तो देश की करेंसी को जो देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है, यानी रुपीज़ की वैल्यू को कभी बढ़ा भी सकता है कभी कम भी कर सकता है, इसलिए ये स्थिर नहीं होता। ठीक है, कह रहा है शिशु का पालन करो बालक की रक्षा करो, यानी शिशु का पालन करो बालक की रक्षा करो और युवक को स्वतंत्र छोड़ दो। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कथन को व्यक्त किया है। तो RM मैस्क्रेव ने करा है, वॉन मैरिंग ने किया है, H डाल्टन ने किया है, या उपयोग में से किसी ने नहीं। तो उपयोग में से किसी ने नहीं किया इसको। ठीक है, ध्यान रखना। हेलो दोस्तों, जब हम अपने क्वेश्चन की आगे तरफ चलते हैं, जैसे कि प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाता है तो वह बराबर होगा। आपको पता है कि अगर हम प्राथमिक घाटे में क्या बोलते हैं ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो सिंपल सी बात है राजकोषीय घाटा, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट में प्लस जो क्या बोलते हैं सरकार दिया गया जो ब्याज होता है यानी इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हम हमारा राजकोषीय यानी कि फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा हमें रिसीव हो जाता है। तो ये तो फॉर्मूला ही होता है, हमें पता ही है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। कह रहा है शून्य आधारित बजट की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। शून्य आधारित बजट की अवधारणा को RA मैस्क्रेव ने किया, या JM केन्स ने किया, या पीटर एंड पायर, या AH हैसन ने किया। तो इसको किया है पीटर A पायर ने। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। कह रहा है लाभ को लगान सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया, यानी लाभ को क्या किया गया, रॉयल्टी जो थ्योरी है वो हमारा जो दिया था, तो ये किसने दिया था, वाकर ने दिया, दूसरा ऑप्शन मिल ने, तीसरा रिकार्डो ने, चौथा नाइट ने। तो ये किसने दिया था दोस्तों, हमारा दिया था इसमें वाकर ने दिया, या मिल ने दिया, या रिकार्डो ने दिया, या नाइट ने दिया। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में किसने दिया। इसको दिया वाकर ने। ठीक है, इसी तरीके से जो 62 है हमारा ब्याज की जो तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रस्तुत करना, यानी जो लिक्विडिटी जो इंटरेस्ट है उसको जो सिद्धांत दिया था प्रोफेसर मासन ने दिया, प्रोफेसर किन्स ने दिया, प्रोफेसर जॉनसन ने दिया, या प्रोफेसर फिशन ने दिया।
तो उसका ऑप्शन विल बी क्या होगा दोस्तों, प्रोफेसर कीन्स ने दिया था। ठीक है, ये राइटिंग की थोड़ी दिक्कत आ गई, कीन्स ऐसा लिखते हैं। कह रहा है क्योंकि किन्स किन्स बोलते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी पास कुछ ना कुछ नगद सिद्धांत, मतलब नगद में अपने पास पैसा जरूर रखता है, मुद्रा रखता है, और वो नगद में क्या नाम, नगद से या वो हम उधार भी दे सकता है या अपनी जरूरतों को पूरा भी करता है। तो वो सेक्रीफाइस करता है एक तरीके से कि मतलब पैसा उसके पास कम रहेगा चलेगा, लेकिन रहना कुछ ना कुछ जरूर चाहिए, ये किन्स ने बोला था। ठीक है, और वो चाहते हैं कि उसके बदले में अगर कोई वर्किंग में कोई काम करता है इंसान, मान लो ऐसे नो जॉब पे जाता है, तो जॉब से क्या होता है, उसको एक सैलरी बंधी होती है, तो उसको पता होता है कि इस मंथ में मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन आजकल तो हमारा डिजिटल जब से हुआ है तब से लोगों के पास पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हाथों में नहीं होता, मोबाइल हाथों में है वो पैसा है एक तरीके से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 63 क्वेश्चन है, ये हमारा बताता है, कह रहा है चैम्बरलिन के विचारों में, चैम्बरलिन के जो विचारों में हमें ये बताना है, भ्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर कैसे हो, यानी कि सीमांत आवागमन उत्पादकता से कम हो जाए, या सीमांत आगमन उत्पादकता से अधिक हो जाए, यानी जो मार्जिनल जो आना है या तो कम हो जाए प्रोडक्शन और या तो बढ़ जाए, या सीमांत आगमन उत्पादकता से यानी प्रोडक्टिविटी से बराबर हो जाए, यानी कि प्रोडक्शन के बराबर हो जाए, या तो सारे। तो इसका ऑप्शन विल बी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट। ठीक है, ये श्रम शोषण का, ये लिखा नहीं है, श्रम शोषण का तब उपस्थित होता है, ध्यान रखना, जब श्रम मजदूरी दर से सीमांत आगमन उत्पादकता से कम हो जाए। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान बढ़ जाती है या कम हो जाती है, शून्य हो जाती है या समान बन जाती है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका बढ़ जाती है। क्योंकि रिकार्डो ने ये बोला है कि जो उपज की कीमत बढ़ने के से भूमि की कीमत अर्थात लगान जब बढ़ती है, वो लगान इसलिए बढ़ती है क्योंकि लगान जो होती है वो कीमत द्वारा निर्धारित होती है, यानी जो लगान जो होती है वो, यानी जो लगान होती है वो प्राइस के द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, अब हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारे पास कह रहा है, यदि साधन की सीमांत उत्पादकता यानी एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट में वृद्धि हो जाए, यानी एमपी में वृद्धि हो जाए, वृद्धि की जाती है, तो उसकी क्या होता है, उसकी मांग या मूल्य घटेगा, उसकी मांग या मूल्य अप्रभावित रहेगी, उसकी मांग या मूल्य में वृद्धि होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये बोला कि उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी। अगर ज़्यादा मार्जिनल, मैंने आपको बताया एक एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी अगर होती है तो उससे क्या होता है, हमें इनकम रिसीव होती है, और जब प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है मांग भी होगा, तो मांग होगा यानी डिमांड होगा, तो मूल्य में भी, प्राइस में भी इंक्रीजिंग होगा। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड। ऐसे ही 66 जो है हमारा, सॉरी 65 आ गया, 66 अब आगे चल रहे हैं। कह रहे एक साधन की बाजार मांग, यानी जो मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड जो है व्युत्पन्न मांग होती है, यानी कि ड्राइव डिमांड होती है, उस साधन की कीमत पर भी निर्भर करती है, यानी जो साधन है उसकी कीमत पर भी निर्भर करती है। कह रहा सामान्य मांग होती है, यानी जनरल डिमांड होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट, ड्राइव्ड मांग होती है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी क्या कहता है कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम होती है, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट। ऐसे ही अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, ये हमारे जो अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार लेने वाले थे, इनको जो पुरस्कार मिला था 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये
सम्मानित किए गए थे और भारत के ये भारत के छठे नागरिक थे, यानी कि छठे मेंबर थे इंडिया के। ठीक है, छठे मेंबर थे। और इससे पहले इनको जो 5 हमारे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, जो सीवी रमन जी हैं उनको भौतिक शास्त्र में मिला था, मदर टेरेसा यानी सोशल वेलफेयर में थी, हरगोविंद खुराना जी को मिला था, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिल चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों इसका? थर्ड। ठीक है, 68 में क्या है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए, यानी नेशनल इनकम का जो हम कैलकुलेशन करते हैं उनको करने के लिए कौन सा वर्ष आधार वर्ष माना जाता है, यानी बेसिक ईयर। ठीक है, तो उसका बेसिक ईयर यानी कि वर्तमान में जो अभी राष्ट्रीय आय में आकलन जो हम कर रहे हैं, तो अगर हम देखा जाए तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आएंगे, यानी क्वेश्चन में ये पेपर आया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन है विल भी दोस्तों क्या होगा? 80 से 81 के बीच में इसको आकलन किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर अभी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लेटेस्ट में 2016 से 2017 को शायद बेस ईयर इसको अनाउंस किया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं, प्रोफेसर फिशर ने जो बोला है, प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया है? यानी कि इन्होंने बोला नेशनल इनकम की माप में उत्पादन के स्थान पर, यानी प्रोडक्शन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया है? उपभोग को किया है, या विनिमय को किया है यानी एक्सचेंज को किया है, या वितरण एंड डिस्ट्रीब्यूशन को किया है, या उपयुक्त सभी। तो किसको किया दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन को किया है, उत्पादन की जगह पर वितरण को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? थर्ड। 70 क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के जो मीनिंग है, यानी अर्थ है, तात्पर्य क्या है? सरकार की वार्षिक आय से है, या सरकार की उद्योग के प्राप्त आय से है, या विभिन्न आय के योग से है, या बजट के आकलन से है। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है? विभिन्न स्रोत होता है हमारा, तो विभिन्न सहयोग से जो हमें मिलता है आय, वो योग से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी अर्थव्यवस्था में जो अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा होता है और अंतिम यानी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो टोटल योग होता है, वो हमारा नेशनल आय यानी नेशनल इनकम के बराबर होता है, यानी राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। 71 है हमारा, कह रहा है जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थापन होती है। पूर्ण स्थापन क्या होता है दोस्तों? जब हम एक की जगह पर दूसरी वस्तुएं हम अपने यूज में लेकर आते हैं। अगर वन का प्राइस मान लो, किसी एक का गुड्स, कोई वन गुड्स है और ये सेकंड गुड्स है, अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे कि कॉफी और टी, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम टी का डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि टी का डिमांड यानी टी मतलब चाय की डिमांड इसलिए हमारी बड़ी होती है क्योंकि उस समय पर हमें क्या नाम है, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए हम टी को खरीदने लग जाते हैं, यानी इसका डिमांड बढ़ जाता है। यानी एक जगह के एक वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु को हम यूज में लेकर आते हैं। ठीक है, वो तटस्थ होती है। तटस्थ मतलब प्रेफरेंस जो हम लेकर आते हैं। कह रहा मूल बिंदु की ओर अंत्योदर होता है, एक बिंदु के नतोदर होते हैं, एक सीधी रेखा होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? ये एक सीधी रेखा होती है। जब दो वस्तुएं एक स्थापन होती है, यानी एक गिर रही होती है और एक बढ़ रही होती है, तो उसमें क्या होता है? तटस्थ वक्र एक सीधी रेखा के रूप में ऐसे हमारा आता है। ठीक है, जो पूर्णतः यानी कि जो वो दो वस्तुओं में रिलेशन को बताता है वो। ठीक है, अब निम्न कोटि की वस्तुएं की स्थिति में जब आय बढ़ती है, देखो निम्न कोटि की वस्तुएं कौन सी होती है दोस्तों? निम्न कोटि मतलब हर वो गुड्स जो आप नहीं लेना चाहते वो निम्न कोटि है। जैसे कि लाइक एग्जांपल हम देते हैं, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? आप जो पहले से जो गुड्स खरीद रहे होते हैं, आप उसको छोड़ के अच्छे ब्रांडेड यानी अच्छी क्वालिटी वाले में यानी नॉर्मल गुड्स वाले में आप चले जाते हैं। यानी लो क्वालिटी की गुड्स छोड़ के नॉर्मल गुड्स में आप चेंजेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो आप सोचते हैं ये ना खा के अच्छा चीज खाने की सोचते हैं। ठीक है,
तो यही चीज़ होता है। तो उसमें कह रहा है कि बढ़ती है तो क्या होता है, उसका उपभोग घटता है। बिल्कुल सही बात है, उसका उपभोग स्थिर रहता है, नहीं, उसका उपभोग बढ़ता है। उपयोग बढ़ता है, नहीं, ये भी नहीं होता, उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन जो कंजूस होते हैं, जो लोग कंजूस होते हैं, जो बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोच पाते, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए वो जो पहले निम्न कोटि के वस्तु होते हैं उसी को वो इंक्रीज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन विल बी होगा दोस्तों फर्स्ट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब कह रहा है इस चित्र में फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होता है, यानी ये फर्म है हमारा, कह रहा है E1 पे होगा या M पर होगा या E2 है ये हमारा। ठीक है, और ये MC कर्व है हमारा, ये AR बराबर MR होता है। AR मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा प्राइस होता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये E1 पे है या E2 पे है या M पर है या में से कोई नहीं। तो इसका संतुलन बिंदु क्या होगा दोस्तों, हमारा जो E2 है ये वाला, यानी कि बराबर वाला, ये हमारा संतुलन बिंदु होगा। समझ पाए? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। जैसे कि ये पीगू है, कह रहा है पीगू के अनुसार स्थिर संतुलन का उदाहरण क्या है, यानी उदाहरण उसका एग्जाम्पल हमें बताना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताना है। कह रहा है रखा हुआ अंडा, एक सिर का टिकाया गया अंडा, एक सिर पर टिकाया गया अंडा, या भारी पैंदे वाला जहाज, या उपयुक्त सभी। अगर देखो फिक्स यानी स्थिर मतलब क्या होता है, फिक्स संतुलन, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे रखा हुआ अंडा है तो वो क्या स्थिर रह सकता है, या एक सिर पर टिकाया हुआ अंडा क्या स्थिर हो सकता है। और ये कह रहा है सारे सभी, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब पानी, वो अगर पेंदी वाला जहाज, जो पानी होता है, जहाज क्या है एक जगह पर पानी में टिका रहता है। ठीक है, मतलब कि स्टेबल एक तरीके से हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों में हमारा ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों इसका, थर्ड। ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय निम्न में से किस स्रोत से होता है, यानी कौन से स्रोत से होती है। अब देखो, या व्यापार कर से होता है, भू राजस्व से होता है, या आबकारी टैक्स से होता है, या मनोरंजन टैक्स से होता है। तो किससे होता है, ट्रेडिंग टैक्स से होता है। उनको यूपी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो आय होती है वो सबसे ज़्यादा किससे होती है, हमें व्यापार कर से होता है। ठीक है, अब हम अपने